हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे और उसमें भी स्पेशली एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो दिसंबर 2017 में आया था। द जीमन शिफ्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ ए स्टेट विद क्वांटम नंबर L, S, J एंड Mg इज। आपको जीमन शिफ्ट के लिए जो इंटरेक्शन टर्म है वो गिवन है, where B is the applied magnetic field, GS is the G factor for the spin, mu B upon H की वैल्यू आपको गिवन है, where H is Planck's constant, the approximate frequency shift आपको बतानी है, frequency shift of the S is equal to 0, L is equal to 1, Mj is equal to 1 state at a magnetic field of 1 gauss। ठीक है, तो आपको बतानी है डेल्टा न्यू की वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, आपको क्या गिवन है, S इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1 एंड Mj इज इक्वल टू 1। तो S इज इक्वल टू 0 के लिए अपने पास क्या होता है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट। नॉर्मल जीमन इफेक्ट, ठीक है ना, जिसके लिए स्पिन क्या होती है, 0। और नॉर्मल जीमन इफेक्ट के लिए जो एनर्जी शिफ्ट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू बी इंटू में बी। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेक्शन टर्म आपको गिवन है, आप S इज इक्वल टू 0 ले रहे हो, L इज इक्वल टू 1 ले रहे हो, J निकाल रहे हो, Mj निकाल रहे हो, फिर एनर्जी शिफ्ट निकाल रहे हो। ये टर्म जो आपको गिवन है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दे दिया है जीमन शिफ्ट निकालनी है फॉर द S इज इक्वल टू 0, तो आपको पता ही होगा कितनी होती है, म्यू B इंटू में B, और आपको निकालनी क्या है, एनर्जी शिफ्ट, तो H इंटू में डेल्टा न्यू, एनर्जी नहीं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट निकालनी है, तो H इंटू में डेल्टा न्यू म्यू B अपॉन B। डेल्टा न्यू क्या आएगा, म्यू बी अपॉन एच इंटू में बी, और म्यू बी अपॉन एच की वैल्यू आपको गिवन है मेगा हर्ट्ज पर गोस, और बी आपको गिवन है गोज की टर्म्स में ही। तो ये टर्म जो है गोज गोज कैंसिल आउट होगा, एनर्जी शिफ्ट जो आपकी आएगी वो कितनी आ रही है, 1.4 मेगा हर्ट्ज। दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वैल्यूज पुट करके इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जीमन शिफ्ट पूछा है फॉर द S इज इक्वल टू 0, ऑलवेज ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो जून 2018 में आया था, द वैल्यू ऑफ द लैंडेज फैक्टर फॉर द फाइन स्ट्रक्चर लेवल डिफाइंड बाय द क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2 एंड S इज इक्वल टू 1 इज। तो यहाँ पे L, S, J की वैल्यू गिवन है और आपको लैंडेज फैक्टर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 1 प्लस J इंटू J प्लस 1 माइनस S इंटू S प्लस 1 प्लस S इंटू S प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2J इंटू J प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज आप पुट करो, 1 प्लस J की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू में 3 6 प्लस S की वैल्यू आपको गिवन है 1 इंटू में 2 माइनस L की वैल्यू गिवन है 1, तो L 1 इंटू में 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 6, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल होगा, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो G की वैल्यू जो है, D ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2019 में आया था, ए नेगेटिव म्यून विच हैज ए मास नियरली 200 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो आपको गिवन है लिखते जाओ, मास ऑफ म्यून अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्लेसेस एन इलेक्ट्रॉन इन ए लिथियम एटम। लिथियम एटम में, लिथियम एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो था उसकी जगह पे अब क्या आ गया, म्यून आ गया। ठीक है, द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द म्यूनिक लिथियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे
आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लिथियम में आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इनर सेल में और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर सेल में है। 1s2 2s1 इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है इसको रिप्लेस कर दिया म्यून ने। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी हमें बतानी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसी को क्या करना है, बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। लिथियम को लिथियम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है लिथियम एटम के लिए जब इलेक्ट्रॉन को म्यून ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपको गिवन है वो कोई वैल्यू गिवन नहीं है, वो क्या गिवन है कि द सेम एज दैट ऑफ हीलियम, सेम एज दैट ऑफ नॉर्मल लिथियम एटम, जब इलेक्ट्रॉन ही है म्यून नहीं है, 200 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ नॉर्मल लिथियम एटम एट द सेम एज दैट ऑफ नॉर्मल बेरिलियम। इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एटम। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया म्यून ने। तो अब इस म्यून को रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी हमें निकालनी है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ म्यूनिक लिथियम एटम इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो nth स्टेट की एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, मैं फॉर्मूला आपको पहले बता चुकी हूँ, आई होप आपको याद होगा। नहीं याद है तो फिर से बता रही हूँ, याद रखो, माइनस म्यू जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या रखना है, माइनस म्यू अपॉन एम ई 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमने रख दी है। ठीक है, तो nth स्टेट की एनर्जी का ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिड्यूस्ड मास फाइंड आउट करना। अगर नॉर्मल लिथियम एटम के लिए म्यू हम फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, अब ये तो है, अगर जिस स्टेट का भी हमें, मान लो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है इस स्टेट के इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2, z को आपको पता है, z की वैल्यू लिथियम एटम के लिए कितनी है, 3 है, तो z की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 रखेंगे। म्यू और म्यू हमें फाइंड आउट करना है एंड एम ई की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस स्टेट के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो आ जाएगी। अब उतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको रिलीज करने के लिए। तो कितनी एनर्जी, प्लस में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, अपने पास एक तरीके से बाइंडिंग एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की। तो पॉजिटिव एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी स्टेट के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। और ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है म्यू की वैल्यू। नॉर्मल लिथियम की अगर हम बात करें तो उसमें न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, 7 कितना है मास नंबर, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 इंटू में एम पी डॉट इंटू एम ई। इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एटम के लिए, तो 7 एम पी प्लस एम ई, और ये वैल्यू आप पुट करोगे, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1836 टाइम्स एम ई होता है। तो यहाँ पे 7 इंटू में 1836 टाइम्स एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 इंटू में 1836 प्लस 1 इंटू में एम ई से एम ई कैंसिल होगा। ये जो टर्म है वो अप्रोक्सीमेटली यही है। तो ये जो है वैल्यू वो क्या आ रही है, म्यू की एम ई ही आ रही है। तो नॉर्मल अगर लिथियम एटम की हम बात कर रहे हैं तो म्यू की जगह हम एम ई लिख सकते हैं। तो हमें वैल्यू क्या निकालनी, -13.6 जेड की वैल्यू पुट करनी है और एन की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी आ गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे म्यूनिक एटम की, तो रिड्यूस्ड मास म्यूनिक लिथियम एटम के लिए क्या आएगा, अब इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या है, म्यून है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे म्यून रखो। 7 इंटू में 1836 टाइम्स एम ई एंड
एम म्यून जो है मास वो कितना है 200 टाइम्स ME डिवाइडेड बाई 7 इंटू में 1836 प्लस 200 टाइम्स ME। तो एक ME से एक ME कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या वैल्यू बचती है 7। कैलकुलेट आप करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है ये डिवाइड अगर हम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा और यहाँ पे क्या है इंटू में 200, तो अप्रोक्सीमेट कितना आया 200 टाइम्स ME म्यू की वैल्यू। अब म्यू की वैल्यू 200 टाइम्स ME रखोगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी म्यूनिक एटम के लिए वो कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स, और इसको हम क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉर्मल लिथियम एटम, तो इतना आएगा। तो ऑप्शन से अगर आप देखोगे तो 200 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ नॉर्मल लिथियम एटम, दैट इज ऑप्शन सी जो होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 3d3, द स्पेक्ट्रल सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट इज। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया है, आई होप आप कर भी सकते होंगे इसको। ये क्वेश्चन जो है वो दिसंबर 2019 में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर में मतलब फ्री थे, है ना। 3d3 आपको गिवन है कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट पूछी है, कम से कम 5 नंबर में दिया था तो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स तो पूछनी थी, फिर तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी बनता। अब 5 हैं डी में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ वो इस टाइप से हो गया। इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू है 2, इसके लिए है +1 एंड इसके लिए 0, -1, -2। ग्राउंड स्टेट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ही हम इस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल L जो वैल्यू आई वो कितनी आई, सम करेंगे सबका, कितनी आई 3। टोटल S वैल्यू की अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन के लिए होती है हाफ, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं D में तो तीनों के लिए होगी 3/2। अब टास्क है हमारी J वैल्यू फाइंड आउट करना। J की वैल्यू कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं L+S से लेके L-S तक, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमें निकालनी है ग्राउंड स्टेट की। अब होर्न्स रूल क्या कहता है कि अगर लेस देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपको दिख रहा है तो उस केस में लोअर J वैल्यू जो होगी उसकी क्या होगी, लोअर एनर्जी। तो आपको देखना है क्या है, लोअर J वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब L-S दैट इज 3/2। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनाओ, S के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 आएगा 4, L की वैल्यू है 3 तो यहाँ पे ऑर्बिटल आएगा F एंड J की वैल्यू 3/2। तो A ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नवंबर 2020 में आया था, इफ़ वी टेक द न्यूक्लियर स्पिन I इनटू अकाउंट द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज F इज इक्वल टू L+S+I, where L and S are orbital and spin angular momenta of the electron. The Hamiltonian of hydrogen atom is corrected by the additional interaction, आपको Hamiltonian given है, where lambda जो है वो greater than 0 is a constant. The total angular momentum quantum number F of the p orbital state with the lowest energy is. तो यहाँ पे आपको F की वैल्यू निकालनी है फॉर द लोवेस्ट एनर्जी। जो भी पॉसिबल वैल्यूज अपनी रहेंगी L, S, J, F की, उनके कोरस्पॉन्ड हम एनर्जी निकालेंगे और जो लोवेस्ट एनर्जी होगी उसके लिए F की क्या वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, इंटरेक्शन टर्म आपको गिवन है, हैमिल्टनियन जो है वो क्या गिवन है, लैम्डा I डॉट L+S, और L+S जो होता है वो अपना क्या होता है J। तो लैम्डा I डॉट J हम लिख सकते हैं। I जो है वो न्यूक्लियर स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन जो होगी हाइड्रोजन एटम के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, उसकी वैल्यू होगी हाफ। एंड फॉर द हाइड्रोजन एटम कौन सा है, ऑफ p ऑर्बिटल स्टेट, तो L की वैल्यू कितनी होगी 1, S की वैल्यू हाफ होगी, पता है आपको स्पिन जो हाफ होगी। L+S से J वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो J की वैल्यू क्या आती है, L+S से लेके L-S तक, उसका मोड लेंगे तो 1/2 एंड 3/2। J की ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, I की वैल्यू है 1/2, तो F आपको गिवन है कितना, L+S+I, ठीक है।
तो L प्लस एस को हमने लिख दिया J से, तो या क्या लिख सकते हैं हम J प्लस आई, और J प्लस आई से F की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं अपनी J प्लस आई के मोड से लेके J माइनस आई का मोड। तो टोटल जो F की वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी 1/2, और अगर 1/2 हम लेते हैं, निकालती हूँ मैं, I इज इक्वल टू हमने लिया I इज इक्वल टू 1/2 एंड J इज इक्वल टू 1/2, तो F की वैल्यू अपने पास क्या आती है 0 एंड 1। I इज इक्वल टू 1/2 तो हमने है ही, J की वैल्यू अगर हम लेते हैं 3/2, तो F की क्या वैल्यूज हमारे पास आती हैं, F की वैल्यू आती है 1, और 3/2 प्लस 1/2 कितना होगा 2, 1 एंड 2। तो ये हमारे पास F की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास इंटरेक्शन टर्म गिवन है I डॉट J से, तो I डॉट J की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, F आपको ऐसे गिवन है। तो अगर F स्क्वायर मैं लेती हूँ बोथ साइड, J स्क्वायर प्लस I स्क्वायर प्लस 2I डॉट J, तो यहाँ से I डॉट J की वैल्यू हम निकालेंगे, I डॉट J की वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू में F स्क्वायर माइनस J स्क्वायर माइनस I स्क्वायर, और ये F और J जो हैं वो हम कैसे लिखते हैं, F स्क्वायर की अगर हम बात करें तो क्या होता है F इंटू एफ प्लस 1 इंटू एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी। तो अब F की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास कितनी होगी, टोटल पॉसिबल वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो 0, 1 एंड 1, 2, तो वो किसके कोरस्पॉन्ड है, वो हमने देखी है यहाँ पे, इसके कोरस्पॉन्ड है, ठीक है। I, J और F की वैल्यू ही आपको पता होनी चाहिए एनर्जी निकालने के लिए। तो एनर्जी हम निकालें, अगर E1 मैं नाम देती हूँ, मैंने I को लिया है हाफ, J को लिया है हाफ एंड F की वैल्यू ली है 0, तो क्या एनर्जी हमारे पास आती है लैम्डा इंटू में I डॉट J, तो λ/2 हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी ली है 0, माइनस J की वैल्यू मैंने ली है हाफ, तो J स्क्वायर कितना होगा 1/2 इंटू में 3/2, तो 3/4, एच क्रॉस स्क्वायर मैंने ले लिया है बाहर, सब टर्म्स के साथ आएगा। I की वैल्यू है हाफ, तो वही आएगी -3/4, तो वैल्यू आ रही है अपनी -3/2 हो गया अंदर और 2 बाहर है, तो -3/4 लैम्डा एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास E1। 4 टाइप की एनर्जी आएंगी क्योंकि F वैल्यू जो है वो 4 के कोरस्पॉन्ड आ रही है। तो अगर E2 मैं निकालूं, E2 अपनी कौन सी है, F की वैल्यू है 1, I और J की वैल्यू यही है, तो यहाँ पे आएगा λ/2, F की वैल्यू 1 रखी तो 2 -3/4 -3/4 और एच क्रॉस स्क्वायर अपना बाहर है ही, तो 2 -3/2 कितना आएगा 1/2, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू λ/4 एच क्रॉस स्क्वायर, ये आ रही है अपनी E2। अब E3 अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा λ/h क्रॉस स्क्वायर बाई 2, तो अपना बाहर है ही। E3 हमारी किसके कोरस्पॉन्ड होगी, F इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्ड, लेकिन यहाँ पे J की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो F इज इक्वल टू 1 से आएगा 2 माइनस J की वैल्यू है 3/2, 3/2 इंटू 5/2, तो 15/4 माइनस 3/4, वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ऐड करेंगे 15 प्लस 3 18 डिवाइडेड बाई 4 है, -9/2 होगा, 2 माइनस 9/2, तो वैल्यू आएगी -1/2, ठीक है। तो माइनस λ/4, सॉरी फिर से देखो एक बार, -18 डिवाइडेड बाई 4 तो 9/2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे है 2 माइनस 9/2 हम करते हैं तो 4 माइनस 9 -5/4 λ/h क्रॉस स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है E3 की। E4 हम निकालेंगे जहाँ पे F की वैल्यू है 2, J की वैल्यू है 3/2, तो λ/h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 तो है ही बाहर, F की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू में 3 6 होगा, -15/4 माइनस 3/4, तो वैल्यू वही 9/2 है। 6 माइनस 9/2 टू 12 माइनस 9 3/2, और यहाँ पे 2 बाहर है तो 3/4 λ/h क्रॉस स्क्वायर
ये आ रहा है E4। अब इन चारों एनर्जी में से हमें क्या देखना है, लोवेस्ट एनर्जी किसकी है। तो लोवेस्ट एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक तो है -3/4, माइनस में ही देखेंगे, और एक है -5/4। तो लोवेस्ट एनर्जी कौन सी होगी, नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा उतनी ही एनर्जी क्या है, लोवेस्ट है। तो वो आ रही है अपनी E3, और E3 एनर्जी जो है वो किसके कोरस्पॉन्ड आई है, F = 1, I = ½ J = 3/2, और J 3/2 जो है वो किसके कोरस्पॉन्ड आया है, J 3/2 आया है L = 1, S = ½ ठीक है। अब आपसे पूछी क्या थी कि लोवेस्ट एनर्जी के कोरस्पॉन्ड जो F वैल्यू होगी वही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। तो जो अपना बी ऑप्शन है ना वही अपना क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपसे जे की वैल्यू भी पूछ सकते थे कि लोवेस्ट एनर्जी के कोरस्पॉन्ड जे की क्या वैल्यू होगी, तो वो होगी 3/2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, diffuse hydrogen gas within a galaxy may be assumed to follow a Maxwell distribution at temperature 10⁶ Kelvin, while the temperature appropriate for the hydrogen atom in the intergalactic space following the same distribution may be taken to be 10⁴ Kelvin. The ratio of thermal broadening delta nu Z upon delta nu Iz of the Lyman alpha line from the hydrogen atoms within the galaxy to that from the intergalactic space is closest to। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, थर्मल ब्रॉडनिंग, और थर्मल ब्रॉडनिंग को ही हम क्या बोलते हैं, डॉपलर ब्रॉडनिंग। तो डॉपलर ब्रॉडनिंग का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं किसके लिए, डेल्टा न्यू के लिए। तो डेल्टा न्यू के लिए डॉपलर ब्रॉडनिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 7.16 × 10⁻⁷ न्यू नॉट √T/m ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा क्या है कि हाइड्रोजन एटम लेमन अल्फा सीरीज के लिए गैलेक्सी में टू दैट फ्रॉम इंटरगैलेक्टिक स्पेस, दोनों का जो रेशियो है थर्मल ब्रॉडनिंग का वो क्या आता है। दोनों के लिए आपको क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, डिफ्यूज हाइड्रोजन गैस विद इन गैलेक्सी में बी अज्यूम टू फॉलो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एट 10⁶ विद इन गैलेक्सी एंड इन द इंटरगैलेक्टिक स्पेस उसके लिए सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है, लेकिन टेम्परेचर कितना है, 10⁴ केल्विन ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में जो न्यू नोट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, टी आपको पता है टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में, एम जो है वो है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास की जो यूनिट है यहाँ पे वो है AMU फॉर हाइड्रोजन एटम। तो एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो वो होगा 1 AMU ठीक है। तो डेल्टा न्यू जी इन द गैलेक्सी अपॉन डेल्टा न्यू इंटरगैलेक्टिक सिस्टम, तो उनका रेशो क्या होगा। अब प्रोपोर्शनल किसके देख रहे हैं, बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं, प्रोपोर्शनल है टी के, और आपको टेम्परेचर ही गिवन है। तो टेम्परेचर गैलेक्सी में क्या गिवन है, 10⁶, एंड इंटरगैलेक्टिक में गिवन है 10⁴। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह है, क्योंकि कांस्टेंट हमने लिए तो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर नीचे से इक्वल का साइन आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू अपने पास क्या दिख रही है, 10। जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको याद क्या रखना है कि डॉपलर ब्रॉडनिंग जो होती है वो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से ही होती है। तो जहाँ पे आपको थर्मल ब्रॉडनिंग दिख रहा है मतलब डॉपलर ब्रॉडनिंग है, वो डॉपलर ब्रॉडनिंग का ये फॉर्मूला होता है, तो इजली सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 12 कार्बन आपको गिवन है इंक्लूडिंग LS कपलिंग, द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ इट्स एनर्जी इज। यहाँ पे 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए
स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, फिर हमें बताना है कि किसकी लोअर एनर्जी होगी, किसकी हायर एनर्जी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप चेक करोगे ना, तो सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो सेम है, मतलब ये ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आएंगी। आपको क्या बताना है, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो अगर ग्राउंड स्टेट हम निकालते हैं, तो ग्राउंड स्टेट सारे ऑप्शंस में डिफरेंट दे रखे हैं, तो ग्राउंड स्टेट से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2p2, p में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नहीं p में 3 ऑर्बिटल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन फील हैं, तो L की वैल्यू हमारे पास है 1, S की वैल्यू भी कितनी है 1, J की वैल्यू क्या आएगी ग्राउंड स्टेट के लिए, क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड है तो लोअर J हैज़ लोअर एनर्जी, तो लोअर J क्या आएगा 0। तो एनर्जी जो सबसे कम होगी वो किसकी होगी 3p0 की, जो बी ऑप्शन में आपको दिख रही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं। वैसे एनर्जी किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी वो हम निकालते हैं हुंड्स रूल से, और हुंड्स प्रिंसिपल हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। एस वैल्यू ज़्यादा जिसकी होगी उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, एल वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एस वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी सबसे कम एनर्जी होगी। फिर उसके बाद एल वैल्यू चेक करेंगे, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी सबसे कम एनर्जी होगी। फिर अगर ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है जे वैल्यू के लिए, लेस देन हाफ फील्ड लोअर जे जो होगा उसकी लोअर एनर्जी होगी, हायर जे जो होगा उसकी हायर एनर्जी होगी। अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो हायर जे जो होगा उसकी लोअर एनर्जी होगी, लोअर जे की हायर एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो 3 वाली टर्म ही आनी चाहिए, क्योंकि उसी की सबसे कम एनर्जी होगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करें, उसके बाद हम देखेंगे कि 3 आ गया, तो 3 किस में है, P में ही है। ठीक है, 3p हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि L वाला आना चाहिए, तो 3p के बाद अपने पास क्या आना चाहिए, P के बाद L जिसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे D ही आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, अब लेस देन हाफ फील्ड है हमारे पास, P में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मोर देन हाफ फील्ड होंगे मतलब 3 से ज़्यादा होने चाहिए। लेस देन हाफ फील्ड में तो लोअर जे सबसे पहले आएगा, तो 0 1 2 एंड देन दिस। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको पता भी होगा PYQ जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आपके पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। आपको पूरा आइडिया लगता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हो रहा है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस पे कम फोकस करने की ज़रूरत है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ क्योंकि हम कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जा रहे हैं, तो आई होप आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।